नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आज का सत्य वचन ये है कि एक तो चुनावी साल, दूसरा जनसंख्या नीति का सवाल। सियासी गलियारों में हलचल बढ़ना तो जाहिर सी बात तय था और हुआ भी वही। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति के बाद बयानों के वीर और सियासत के तीर दोनों ही तरकश से एक साथ निकले। अच्छा, एनडीए में साझीदार नीतीश कुमार ने कह दिया कि सिर्फ कानून से कुछ नहीं होगा, शिक्षा जरूरी है। बीजेपी के नेता एक सुर में और जोर से कानून की मांग करने लगे। उधर विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बताने में जुट गया। मगर सवाल है कि बढ़ती जनसंख्या को रोकने का सत्य वचन आखिर है क्या? आखिर जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगेगी कैसे? तो चलिए आज जरा इसी सत्य वचन को टटोलते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम आगे बढ़ाया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। योगी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं जो इतना बड़ा कदम उठाने का काम किया है। बीजेपी की सरकार में बच्चा पैदा करने का 6000 और नसबंदी का बच्चा पैदा न हो 2000। आप बताओ किधर लोग जाएंगे? 5 बीवी 25 बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान पे बोझ बढ़ाने का बंद करो। सिर्फ इलेक्शन मुद्दा है और इलेक्शन के लिए ये सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू होनी चाहिए। जनसंख्या कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। बीजेपी के नेता और बीजेपी का कोर एजेंडा कहता तो यही है। ये अभी समय आ गया है जब इस पर एक केंद्रीय कानून होना चाहिए। और नीतीश कुमार कहते हैं कानून से कुछ नहीं होगा। विरोधी कहते हैं जनसंख्या का जो हाल है उसको छोड़िए, ये तो चुनावी साल है, इसी पर सवाल है। 4.5 साल से क्या सो रहे थे? 4.5 साल से क्या जनसंख्या नियंत्रण पे कोई ध्यान नहीं दिया गया? इस वक्त की जरूरत क्यों महसूस होने लगी? तो फिर ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि जनसंख्या के जिन्न के सहारे सियासत ने खुद को अपने खांचे में समेटकर वोटों पर निशाना लगा दिया? बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन पर नए सिरे से राष्ट्रीय विमर्श शुरू हो गया। चुनांचे चुनावी साल में आई यूपी की नई जनसंख्या नीति ने दिशा को फिर से मोड़ दिया और अब सियासी मंचों से इसका जिक्र होने लगा। मतलब साफ है कि चुनावी मंचों पर भी इसका शोर खूब सुनाई देगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो सरकार कदम उठा रही है वो जरूरी है, प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, लोगों के जीवन स्तर को सुधार करने। विरोध करने वाले करेंगे, कहेंगे चुनावी। अरे श्री अखिलेश यादव जी, हमारी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 वर्ष के लिए पहले कार्यकाल में चुना और अभी हम 25 साल और सत्ता में जनता के आशीर्वाद से हैं। कहते चुनाव का समय आ गया, तो चुनाव का समय आ गया तो क्या काम करना बंद कर देंगे क्या? आने वाले 25 सालों तक सत्ता में रहने का दावा करते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी नई जनसंख्या नीति का बखान कर रहे थे, क्योंकि नई जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और वो नीति कहती है कि अगर यूपी में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा किए गए तो सरकारी योजनाओं में लाभ नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे, सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा, स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने पर रोक हो जाएगी और राशन कार्ड में फायदा सिर्फ 4 लोगों को। लेकिन यहाँ सनद रहे कि अभी इसको लेकर कोई कानून नहीं बना है। सरकार अभी इस दिशा में काम कर ही रही थी कि इससे पहले विरोधी कोई सवाल कर पाते खुद एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ने जनसंख्या नीति पर सवाल उठा दिया तो पहला विवाद घर में ही हो गया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए।
1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है? तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग लगता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर का, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ही असर पड़ेगा। जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी तो आप देख लीजिए, कोई कम्युनिटी का हो तो आप पता कर लीजिए। और नीतीश कुमार का इतना कहना भर था कि बीजेपी सरकार की नीति पर अपने ही सहयोगी दल की तरफ से सवालिया निशान लगा दिया गया। जनसंख्या नीति लाने जा रहे हैं, नियंत्रण के प्रयास यूपी में होने जा रहे हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि हम जनसंख्या नीति नहीं लाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे। अभी जनसंख्या नीति जैसी लाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। देखिए, सब अपने अलग अलग राज्य की अपनी अपनी नीतियां हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, जिसको जिस तरीके से लगता है जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, यह बिहार भी स्वीकार कर रहा है और देश भी स्वीकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर कदम बढ़ाया है, एक हमने कदम बढ़ाया, उसमें जो जरूरत होगी उसके हिसाब से और भी कदम उठाए जाएंगे। जाहिर है नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी हैं, इसलिए बीजेपी उन पर सीधा हमला करने से बच रही है। लेकिन नीतीश कुमार का साफ मानना है कि बढ़ती जनसंख्या को कानून से नहीं शिक्षा से रोका जा सकता है। और एक तरह से देखा जाए तो बात में दम भी है, क्योंकि आंकड़े उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि शिक्षा बढ़ेगी तो जनसंख्या घटेगी। तो 1981 में 68 करोड़ आबादी थी, 25% का इजाफा हुआ था। 10 साल बाद 1991 में 85 करोड़ आबादी हुई, लेकिन इजाफा 24% का हुआ। 2001 में 102 करोड़ की आबादी हुई, लेकिन इजाफा फिर भी 21% का हुआ। 2011 में 121 करोड़ आबादी हुई और इजाफा 19% का हुआ। यानी साल दर साल जनसंख्या बढ़ने की दर में कमी आई, और हर 10 साल में आबादी उस स्तर पर नहीं बढ़ी जितना पहले बढ़ती थी, जिसकी वजह यही थी कि वक्त के साथ शिक्षित आबादी भी बढ़ी। और राज्यों की बात करें तो स्थिति भी ठीक वैसी है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जनसंख्या का सीधा ताल्लुक शिक्षा से है। यूपी में 69% शिक्षा दर है तो बच्चे पैदा करने की दर 3.15। बिहार में 63.82% शिक्षित है तो 3 बच्चे प्रतिमाह पैदा हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शिक्षा दर 85% यानी ज्यादा है तो वहां फर्टिलिटी रेट 1.4 है। बंगाल में शिक्षा दर 78% तो बच्चा पैदा करने की दर 1.6। असम में शिक्षा दर 72% तो बच्चा पैदा करने की दर 1.7%। केरल में शिक्षित आबादी 96% है तो बच्चा पैदा करने की दर 1.8। यानी साफ है कि शिक्षा का जनसंख्या पर सीधा असर है, लेकिन बीजेपी का पुरजोर मानना है कि बिना कानून के कुछ नहीं होगा। 2050 तक भारत की जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हो जाएगी। 2% भूभाग पर अभी 17% दुनिया के लोग रह रहे हैं। हमारे पास दुनिया का कुल भूभाग का 2% हिस्सा है और लोगों का हिस्सा 17% है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी समय आ गया है जब इस पर एक केंद्रीय कानून होना चाहिए, और इसी केंद्रीय कानून के द्वारा ही हम इस खतरे की घंटी से जो हमें आवाज आ रही है उससे हम बच सकते हैं। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे 9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम 1 मिनट में 31 बच्चे 33 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम दुनिया की आबादी का 20% व्यवहारिक में हमारी आबादी हो गया है, जमीन 2.5% है। इसलिए इसे सामाजिक समरसता और विकास दोनों के नजरिए से देख करके इस पर काम करने की जरूरत है। और ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी जब से बनी है तब से उसके कोर एजेंडे में कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून रहा है, और एक तरह से देखा जाए तो यूपी के जरिए उस दिशा में कदम बढ़ा भी दिए गए। लेकिन विरोधी इस बात को लेकर निशाना साधे हुए हैं कि आखिर यूपी में जब चुनावी साल है तब जनसंख्या नीति क्यों याद आई। और पहला सवाल मायावती ने पूछा। यूपी भाजपा सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु लाया जा रहा नया बिल इसके गुण दोष से अधिक इस राष्ट्रीय चिंता के प्रति गंभीरता और इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार की नीति और नीयत दोनों पर शक और सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें गंभीरता कम और चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है।
और बहन जी के सुर में सुर मिलाते हुए समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठा दिए। 4.5 साल से क्या सो रहे थे? 4.5 साल से क्या जनसंख्या नियंत्रण पे कोई ध्यान नहीं दिया गया? इस वक्त की ज़रूरत क्यों महसूस होने लगी? सिर्फ इलेक्शन मुद्दा है और इलेक्शन के लिए ये सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये मानना, जैसे मैंने कहा, कि इसकी लिमिट कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। हिंदुस्तान को जवान रखना पड़ेगा। 2 नहीं, कम से कम 3 बच्चों का कानून लाइए। मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन एक तरह से मौके की नजाकत पर सवाल करते हैं तो दूसरी तरह 3 बच्चों की हिमायत करते हैं। लेकिन सरकार की नीति साफ है कि 2 बच्चे अच्छे और 1 तो बहुत अच्छे, क्योंकि 2 बच्चे होने पर सरकारी नौकरी में 2 बार एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को प्लॉट और हाउसिंग बोर्ड खरीदने में सब्सिडी दी जाएगी। नेशनल पेंशन स्कीम में 3% अतिरिक्त योगदान मिलेगा। पति पत्नी के लिए हेल्थ केयर फ्री रहेगा और बाकी लोगों के लिए घर बनाने या खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा। बिजली पानी के बिल, हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। मातृत्व अवकाश 1 साल का मिलेगा। लेकिन अगर किसी परिवार ने एक ही बच्चा पैदा किया तो उस पर यूपी सरकार की खास नजरें इनायत होगी, क्योंकि 1 बच्चे पर यूपी सरकार में सरकारी कर्मचारी को 4 एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेंगे, जबकि 2 बच्चे पर 2 ही मिलने हैं। एक ही बच्चा होने पर बच्चे को 20 साल तक फ्री हेल्थ केयर मिलेगा। स्कूल कॉलेज में एडमिशन को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रेजुएशन तक शिक्षा फ्री रहेगी। लड़कियों को उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप, सरकारी नौकरी में प्राथमिकता। बीपीएल लड़के को 80,000, लड़की को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी साफ है कि सरकार का जोर 1 बच्चे पर ही है, क्योंकि 1 बच्चे पर लाभ की फहरिस्त भी लंबी है। लेकिन क्या 1 बच्चे की नीति सही है? चीन को आखिर अपने 1 बच्चे की नीति क्यों बदलनी पड़ी थी? सवाल इस पर भी, और इस पर बाबा रामदेव कहते हैं। तो बच्चे कितने अच्छे? 1, 2, कितने? ये देखो, एक वाली बात तो समझ परे की बात है। वो तो हमारे जैसे फिर सन्यासी होता। तो देखो, हम तो 1 भी अच्छे हैं, सन्यासी तो 1 ही अच्छा है, लेकिन बाकी दो बच्चे वाली चलिए 2 बच्चे वाली जो पॉलिसी है उससे नीचे जाना मुझे लगता है थोड़ी बेईमानी हो जाएगी। तो अभी तो 2 बच्चे ही अच्छे हैं। यानी साफ है कि बाबा रामदेव 2 बच्चों के हिमायती हैं और सूत्र बता रहे हैं कि संघ भी 2 बच्चों की वकालत करता है। लेकिन फिलहाल विपक्ष की सियासत करती समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं ऊपर वाला जिसे भेजेगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा। जो रूहें अल्लाह ने पैदा कर दी हैं उनका दुनिया में आना भी जरूरी है। वो तो कुदरत का कानून है। जब वो दुनिया में आनी है तो हम कितनी भी कोशिश करें कि साहब इससे 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा न किए जाएं तो हम कैसे रोक सकते हैं? तो अल्लाह के कानून से बने हुए। यूं तो शफीकुर रहमान बर्क संभल सीट से सांसद हैं, पेशे से डॉक्टर भी, लेकिन बातें ऐसी कि पूछिए मत। कहते हैं ऊपर वाला जो नेमत देगा उसे कौन रोक पाएगा। और यहीं से लगने लगता है कि जनसंख्या कानून को मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करने वाले ये नेता अपने खिलाफ मानते हैं। तो दूसरी तरफ बड़े परिप्रेक्ष्य में बीजेपी कहती है जनसंख्या का मसला धर्म से ऊपर है, और उसी के नेता कहते हैं 5 बीबी और 25 बच्चे नहीं होने देंगे। यानी टारगेट क्लियर है। संपूर्ण देश में ये कानून लागू हो तो ज्यादा अच्छा है। 5 बीबी 25 बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान पे बोझ बढ़ाने का बंद करो। हिंदुस्तान के लिए क्वालिटी वाइज और बेस्ट नागरिक दो, जो दुनिया में देश की साख भी बढ़ाए और आपके कुल खानदान का नाम भी बढ़ाए। लेकिन ये बात भी कहीं से साबित नहीं होती कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां जनसंख्या भी ज्यादा है, क्योंकि जिन राज्यों में 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है उन राज्यों का हाल जरा देखिए। लक्षद्वीप में 96% मुस्लिम आबादी है और प्रजनन दर 1.4। जम्मू कश्मीर में 68% मुस्लिम आबादी और प्रजनन दर 1.4। असम में 34% मुस्लिम आबादी और प्रजनन दर 1.7। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी और प्रजनन दर 1.6। केरल में 26% मुस्लिम आबादी है और प्रजनन दर 1.8। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े तो यही कहते हैं। और आइडियल स्थिति 2.1 की होनी चाहिए। और जिन राज्यों में शिक्षा दर बढ़ रही है वहां जनसंख्या की दर घटने के पूरे साक्ष्य हैं। तो फिर ऐसे में साफ है कि जनसंख्या जागरूकता से ही नियंत्रित की जा सकती है, और उस जागरूकता के लिए चाहे कानून का सहारा लिया जाए या फिर दूसरे तरीकों का ही क्यों ना। तो
तो सत्यवचन ये है जो आंकड़े बयां करते हैं कि साहब 1994 में जो फर्टिलिटी रेट भारत में 3.2% था, वो बिना किसी कानून के अपने आप घटकर 2015 में 2.2% पर आ गया। तो कुल मिलाकर जानकारों की राय यही कि अगर स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में सुधार होगा तो जनसंख्या अपने आप नियंत्रित होती चली जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।